पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नाम सुनते ही इस देश के लिबरल, सेक्युलर और तथाकथित बुद्धिजीवी घबराने लगते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अब परम प्रतापी चाचा नेहरू का वो कौन सा राज है जो खुलने वाला है। और जब कोई राज खुलता है, सामने आता है, तो नेहरू के भक्त अपना पैतरा बदल देते हैं। ये आरोप लगाने लगते हैं कि हर बात में नेहरू का नाम क्यों घसीटा जाता है। मैं इन सेक्युलर लोगों की परेशानी और दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन आज जब चीन की सरहद पर जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बिना पूरी हो ही नहीं सकती। चीन के साथ भारत की समस्या के लिए अगर कोई एक इंसान जिम्मेदार है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत पर चीनी आक्रमण को इतिहास में नेहरू के हिमालयन ब्लंडर के नाम से दर्ज किया गया है। हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय पर्वत के आकार की भूल। सच में नेहरू की ये चीनी भूल इतनी बड़ी है कि इस पर 5000 पन्ने लिखे जा सकते हैं और हजारों घंटों का वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ऐसे खलनायक की कहानी सुनाऊंगा जो था तो नेहरू का यार, लेकिन उसने देश का कर दिया बंटाधार। नेहरू के इस परम प्रिय मित्र का नाम था वीके कृष्ण मेनन। ये 1962 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे। ये आप सबको पता ही होगा कि वीके मेनन ने इस युद्ध में भारत की रक्षा करने की बजाय भारत की करारी हार में अपनी भूमिका निभाई। उस दौर के हर जानकार का कहना था कि वीके मेनन रक्षा मंत्री बनने के लायक ही नहीं थे, और अगर वो रक्षा मंत्री बन भी गए थे तो उन्हें साल 2 साल में ही हटा दिया जाना चाहिए था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने एक निकम्मे रक्षा मंत्री की रक्षा की। वो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू को अपने दोस्त वीके मेनन से इतनी मोहब्बत थी कि वो उनकी हर बड़ी गलती को नजरअंदाज कर देते थे। नेहरू और मेनन की ये यारी देश पर कैसे पड़ी भारी, आज मैं आपको बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि नेहरू से जुड़े किसी भी कांड को सुनकर सेक्युलर गैंग उस पर सवाल उठाने लगता है। इस बार कोई सवाल ना उठे, इसलिए आज मैं जानबूझकर अपनी बात उन किताबों के जरिए कहूंगा जिन्हें नेहरू के समर्थकों ने लिखा है। इन लेखकों की निष्ठा पर कोई भी सेक्युलर सवाल नहीं उठा सकता। तो आइए शुरू करते हैं नेहरू और मेनन की नापाक दोस्ती की कहानी। 1930 के दशक में नेहरू और मेनन की लंदन में मुलाकात हुई। मेनन कट्टर वामपंथी थे और नेहरू का झुकाव भी वामपंथ की ओर था, लिहाजा दोनों के बीच कॉमरेड वाली दोस्ती हो गई। नेहरू की लिखी किताबों को मेनन लंदन में छपवाते थे। यहां तक कि नेहरू की किताब द यूनिटी ऑफ इंडिया की प्रस्तावना भी वीके मेनन ने लिखी थी। नेहरू को किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी का सारा हिसाब किताब मेनन ही देखते थे। नेहरू ने भी मेनन के सारे एहसान चुकाने में देर नहीं की। देश जब आज़ाद हो गया तो नेहरू ने मेनन को ब्रिटेन में भारत का पहला हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बना दिया। उस दौर में वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह लंदन में भारतीय उच्चायोग में मेनन के साथ काम करते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत में मेनन के बारे में क्या खुलासे किए हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशवंत सिंह गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। यहां तक कि 1975 से लेकर 1980 तक जब सारी दुनिया इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी, तब भी खुशवंत सिंह इंदिरा गांधी के साथ खड़े रहे। इसके बदले में इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब देखिए मेनन के बारे में खुशवंत सिंह अपनी इस किताब के पेज नंबर 125 पर क्या लिखते हैं। मेनन एक बदमिजाज और नाकाम बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू जब भी ब्रिटेन आते, मेनन उनकी जी हजूरी में लगे रहते। वो अपने पावर का इस्तेमाल अपनी संस्था इंडिया लीग के फायदे के लिए करते थे। उन्होंने इसके लिए अपने कई अंग्रेज मित्रों से धन लिया और बदले में उन्हें भारत को हथियार बेचने के ठेके दिलवाए। वीके मेनन एक पैदाइशी झूठे इंसान थे। उनकी नजर हमेशा सुंदर महिलाओं पर रहती थी और भारतीय उच्चायोग में उनकी कई महिलाओं से संबंध थे। खुशवंत सिंह ने मेनन के चरित्र पर ऐसे ही सवाल नहीं उठाए। दरअसल आजाद भारत का पहला घोटाला वीके मेनन ने ही किया था, जिसे जीप घोटाला कहा जाता है। इस घोटाले में भारतीय सेना के लिए 200 पुरानी जीपें खरीदी गई थी, जिसमें जमकर हेराफेरी हुई थी। आरोप यह भी है कि मेनन के कहने पर नेहरू ने ये पुरानी जीपें खरीदने का दबाव बनाया था। इसी घोटाले को नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने सबसे पहले उठाया। इस घोटाले की जांच के लिए आयंगर समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन 1955 में नेहरू सरकार ने जीप घोटाले की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। सोचिए, अगर उस वक्त जीप घोटाले के दोषी को सजा मिल जाती तो आज देश में इस कदर भ्रष्टाचार नहीं होता। खैर, मेनन पर सिर्फ भ्रष्टाचार के ही नहीं बल्कि सेक्स स्कैंडल और ड्रग्स लेने के भी संगीन आरोप थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि नेहरू के 20 साल तक प्राइवेट सेक्रेटरी रहे मथाई ने अपनी किताब में लिखी है। वो कहते हैं अपनी किताब में कि मेनन ने खुद को ड्रग्स का
गुलाम बना लिया था। वो सेक्स स्कैंडल में भी फंसा हुआ था। अक्टूबर 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने मुझे लंदन जाकर मेनन के बारे में जांच करने को कहा। मैं जब वहां पहुंचा तो दफ्तर में मेनन ड्रग के ओवरडोज में था और अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। यहां तक कि नेहरू के भेजे जरूरी पत्र तक उसने खोलकर नहीं देखे थे, वो उसकी टेबल पर पड़े हुए थे। मेनन के परिचित डॉक्टर हांडू ने मुझे बताया कि मेनन एक बीमार व्यक्ति है और लगभग पागल है। मुझे आश्चर्य है कि पीएम नेहरू ने ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा पद क्यों दे रखा है। मथाई आगे लिखते हैं कि बाद में मेनन के ब्रिटिश डॉक्टर से मैं मिला और उसने मुझे बताया कि मेनन को बिजली का शॉक दिया जाता है। उसे परसिक्यूशन मेनिया नाम की बीमारी है। मेनन एक मानसिक यौन रोगी है और बहुत ज्यादा यौन क्रिया में लिप्त रहता है। मथाई आगे लिखते हैं कि लंदन से लौटकर मैंने प्रधानमंत्री नेहरू को सब बता दिया और सुझाव दिया कि मेनन को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। इस पर नेहरू ने कहा कि आम चुनाव यानी 1952 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो उसमें मेनन को शामिल करने का प्रस्ताव देकर उसे वापस भारत बुला लिया जाएगा। नेहरू ने आगे कहा कि यह मेरी ही गलती है कि मुझे 1 साल पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन हकीकत में नेहरू ने मेनन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। मथाई के मुताबिक मेनन लंदन में बैठकर सोवियत संघ के लिए जासूसी करता था, जिसकी जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को हो गई थी और उन्होंने ये बात नेहरू को बता भी दी, जिसके बाद कहा जाता है कि नेहरू मेनन को लेकर इतने शर्मिंदा हो गए थे क्योंकि इस घटना से उनकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बनी उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नेहरू ने मेनन से दोस्ती नहीं तोड़ी। उन्होंने अपने जिगरी यार मेनन को लंदन से उठाकर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख बना दिया। नेहरू यहीं रुक जाते तब भी ठीक था। 5 साल बाद 1957 में नेहरू ने मेनन को देश का रक्षा मंत्री बना दिया। रक्षा मंत्री बनते ही मेनन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो सैनिक अधिकारियों की मनचाही पोस्टिंग करने लगे, योग्य अफसरों को अनदेखी होने लगी और निकम्मे अफसर मौज काटने लगे। ऐसे ही एक अफसर थे लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में भाई लगते थे। नेहरू के इस भाई कॉल के चक्कर में रक्षा मंत्री मेनन और उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल थिमैया के बीच जमकर जंग छिड़ गई। इस पूरे किस्से को रामचंद्र गुहा ने अपनी इस किताब भारत गांधी के बाद में पूरे विस्तार के साथ लिखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुद को सेकुलर और लिबरल मानने वाले रामचंद्र गुहा आरएसएस की विचारधारा के विरोधी हैं और वो खुद को कट्टर नेहरूवादी मानते हैं। आइए देखते हैं कि वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 384 पर मेनन और जनरल थिमैया के विवाद पर क्या लिखते हैं। अगस्त 1959 में जनरल थिमैया और मेनन लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल की पोस्टिंग के मुद्दे पर उलझ पड़े। कॉल को 12 अधिकारियों के ऊपर तवज्जो देकर पोस्टिंग दी जा रही थी। मेनन कॉल से बेहद प्रभावित थे और कॉल जवाहरलाल नेहरू को भी जानते थे और वो इस बात का भरपूर दिखावा भी करते थे। वहीं जनरल थिमैया को लगता था कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा आर्मी सर्विस कोर में ही बिताया था। लेकिन जब रक्षा मंत्री ने कॉल को प्रमोशन देकर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया तो जनरल थिमैया ने 31 अगस्त 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू को अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी। हालांकि बाद में नेहरू के मनाने पर जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल के बारे में कहा था वो 3 साल बाद सच साबित हुआ। कहा जाता है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उसके ठीक 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल ने हार्ट अटैक का नाटक किया और वो सरहद पर सेना को अकेला छोड़कर दिल्ली आ गए, जिसकी वजह से 5 दिन के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीनी सेना का कब्जा हो गया और युद्ध के बाद कॉल से इस्तीफा ले लिया गया। खैर, वापस पीछे चलते हैं और मेनन पर आते हैं। 1959 के बाद चीनी सेना की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय सेना की हालात भी बेहद खराब थी। उसके पास पहले विश्व युद्ध के ज़माने के हथियार थे। सेना का मनोबल पूरी तरह से घिरा हुआ था, लेकिन रक्षा मंत्री मेनन का ध्यान सिर्फ सेना के अंदर राजनीति करना और सोवियत संघ जैसे वामपंथी देशों से अपने संबंध सुधारने पर ही उनका पूरा जोर रहता था। लेकिन 1962 के युद्ध में सोवियत संघ की दोस्ती बिल्कुल भी काम नहीं आई। युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने साफ साफ कह दिया कि भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है। यहां तक कि सोवियत संघ ने युद्ध के दौरान भारत को हथियारों की सप्लाई भी रोक दी। ऐसा नहीं है कि मेनन के पाप 1962 के युद्ध में
ही सामने आया है। 1960 के आसपास भी पूरा देश मेनन के खिलाफ हो गया था। कांग्रेस के अंदर भी लोग उनका विरोध कर रहे थे। रामचंद्र गुहा अपनी इस किताब के पेज नंबर 386 पर लिखते हैं कि कांग्रेस के कई नेता रक्षा मंत्री मेनन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने भी नेहरू को सलाह दी कि अगर वो मेनन को रक्षा मंत्री के पद से नहीं हटा सकते तो कम से कम उनका विभाग ही बदल दें। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और सांसद वी सीवा राव ने भी नेहरू को पत्र लिखा था कि मेनन को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की आपकी जिद से मैं बेहद आहत हूं। भारत कम्युनिस्ट देश चीन से गंभीर खतरा झेल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि मेनन खुद एक कम्युनिस्ट है। मैं जानता हूं कि ये मेनन को हटाने का ये फैसला लेना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इस वक्त देश के सामने एक आपातकालीन परिस्थिति है। रामचंद्र गुहा आगे लिखते हैं कि लेकिन नेहरू अपनी जिद पर अड़े रहे और मेनन का बचाव करते रहे। मेनन को बचाने के लिए नेहरू हर हद पार कर रहे थे। उन्हें ना तो देश की सरहदों की चिंता थी और ना ही अपने उन पुराने साथियों की चिंता थी जिनकी बदौलत वो यहां तक पहुंचे थे। इन्हीं में से एक थे महान स्वतंत्रता सेनानी आचार्य जीवी कृपलानी। यह तो सबको पता है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री चुनने का फैसला हो रहा था तो सरदार पटेल देश की पहली पसंद थे, लेकिन उन्होंने नेहरू के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन चुनावों में सरदार पटेल के बाद पीएम पद के लिए दूसरी पसंद आचार्य कृपलानी बने थे, लेकिन उन्होंने भी नेहरू के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन नेहरू के एहसान फरामोशी देखिए कि मेनन को बचाने के लिए उन्होंने कृपलानी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। चीन हमले से करीब 1.5 साल पहले 11 अप्रैल 1961 को आचार्य कृपलानी ने संसद में मेनन के खिलाफ एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चीन की घुसपैठ को लेकर मेनन और नेहरू को दोषी ठहराया और उनको जमकर निशाने पे लिया। उन्होंने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि जिस तरह से हम लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की बंदूकों से नहीं डरे थे, वैसे ही आज देश की भलाई के लिए हमें इस सरकार के सामने आना चाहिए। कृपलानी लगातार मेनन को हटाने की मुहिम चला रहे थे, लेकिन तभी आम चुनावों की घोषणा हो गई। गांधीवादी कृपलानी ने अपने बिहार की सुरक्षित समझी जाने वाली सीतामढ़ी सीट छोड़कर मुंबई से रक्षा मंत्री मेनन के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कृपलानी को लग रहा था कि वो मेनन को चुनाव में हराकर देश को चीन के संकट से बचा लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू तो मेनन को बचाने का चालाक प्लान पहले ही बना चुके थे। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 18 दिसंबर 1961 को भारत की सेना धड़धड़ाती हुई गोवा में घुस गई। महज 48 घंटे में भारतीय सेना ने पुर्तगाल की गुलामी से गोवा को आजाद करवा लिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान में आ गए, क्योंकि 1947 के बाद से ही गोवा को आजाद कराने की मांग उठती रही थी, लेकिन नेहरू हमेशा इसकी अनदेखी करते रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 18 दिसंबर 1961 को नेहरू को गोवा की इतनी चिंता हुई? दरअसल नेहरू गोवा में मिलिट्री एक्शन लेकर अपने रक्षा मंत्री मेनन के लिए चुनावी लाभ लेना चाहते थे। क्योंकि कोई भी नेहरू भक्त मेरी इस बात को नहीं मानेगा, इसलिए मैं एक बार फिर अपनी बात साबित करने के लिए नेहरूवादी इतिहासकार रामचंद्र गुहा की इस किताब का सहारा लूंगा। गुहा अपनी इस किताब के पेज नंबर 407 पर लिखते हैं कि गोवा के ऑपरेशन विजय को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा दिसंबर 1960 या फिर दिसंबर 1962 में क्यों नहीं किया गया। हालांकि गोवा को आजाद करवाने की मांग पुरानी थी, लेकिन यह शंका होने लगी थी कि चुनावों की वजह से गोवा पर हमला किया गया है, खासकर प्रधानमंत्री के नजदीकी मेनन का चुनाव। जब सेना गोवा की तरफ रवाना हुई तो रक्षा मंत्री मेनन ने उसका सीमा पर मुआयना किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि रक्षा मंत्री मेनन 2 अभियान संचालित कर रहे थे, एक गोवा का अभियान और दूसरा 1962 में होने वाले आम चुनाव का अभियान। गोवा की घटना के पहले मुंबई में मेनन का चुनाव हारना तय था, लेकिन नेहरू की चाल ने पूरा खेल पलट दिया, क्योंकि मुंबई में गोवा की गुलामी एक ज्वलंत मुद्दा थी। गोवा में रहने वाला मराठी समुदाय हमेशा पुर्तगाली शासन के खिलाफ बागी तेवर रखता था और इसी वजह से पुर्तगाली अत्याचार का शिकार भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्रीयन समाज होता था। यही वजह है कि पूरे महाराष्ट्र में गोवा की आजादी के समर्थन में आवाजें उठती रहती थीं। उधर नेहरू ने गोवा में सैनिक ऑपरेशन को मेनन के पक्ष में पूरी बेशर्मी के साथ बुनाया। चाचा नेहरू को लोकतंत्र का पुजारी कहने वाले उनके अंधभक्त मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए एक बार फिर मैं रामचंद्र गुहा की इसी किताब का सहारा ले रहा हूं। गुहा पेज नंबर 408 पर लिखते हैं,
प्रधानमंत्री नेहरू ने मेनन के सामने पेश की गई चुनौती को अपनी चुनौती मान लिया था। वो चुनाव प्रचार के दौरान पूरे देश में मेनन के समर्थन में बयान दे रहे थे। सांगली, पूना, बड़ौदा में उन्होंने कहा कि मेनन की हार उनकी समाजवादी और गुटनिरपेक्षतावादी नीतियों की हार होगी। गुहा आगे लिखते हैं कि मेनन को अपने आका के समर्थन से काफ़ी मदद मिली। गोवा की आज़ादी से भी मेनन को बहुत लाभ मिला, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र मुंबई के लोग इससे काफ़ी खुश हुए थे। इन चुनावों में नेहरू ने मेनन को जिताने के लिए एक और घिनौनी चाल चली। उन्होंने इस बार मोहरा बनाया उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार को। उन्होंने मेनन के पक्ष में दिलीप कुमार से कहा कि वो चुनावी रैलियां करें। नेहरू के चमचे मुझ पर सवाल उठाएं, उसके पहले मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये बात मैं मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा वजूद और परछाई में इस चुनाव के बारे में विस्तार से लिखा है। दिलीप कुमार ने लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे खुद फोन करके कहा था कि क्या मैं समय निकालकर बंबई में कांग्रेस ऑफिस में जाकर वीके कृष्ण मेनन से मिल सकता हूं। मैंने पंडित जी की बात का सम्मान किया और जैसा उन्होंने आदेश दिया था, मैं मेनन से मिलने जुहू में कांग्रेस ऑफिस पहुंच गया। मेनन ने मुझसे कहा कि मुकाबला कड़ा है, वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए रैली करूं। जब मैं पहली रैली करने पहुंचा तो भीड़ की खुशी और जोश भरी चीख पुकार साफ साफ सुनाई देने लगी थी। मैंने गहरी सांस ली और 10 मिनट तक मैंने भाषण दिया। जब मेरा भाषण खत्म हुआ तो तालियों की आवाज़ कानों को बहरा कर देने वाली थी। इस तरह मैंने मेनन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कई भाषण दिए। बाद में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करना एक तरह का मेरा नियमित काम बन गया, क्योंकि कृष्णा मेनन चुनाव जीत गए थे। यानी दोस्तों, नेहरू ने नायक दिलीप कुमार को मोहरा बनाकर खलनायक मेनन के लिए सियासत के एक संत आचार्य कृपलानी की बलि ले ली। इन चुनावों में नेहरू ने एक और नायक बलराज साहनी का इस्तेमाल करके सियासत के असली हीरो अटल बिहारी वाजपेयी की भी बलि ली। उन चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी भी नेहरू की चीन नीति और खासकर मेनन के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल रहे थे। बलरामपुर से अटल जी को चुनाव हराने के लिए नेहरू ने बलराज साहनी को वहां चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। नतीजा यह हुआ कि बलराज साहनी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ और सिर्फ 2052 वोटों से हार गए। लेकिन इस हार का एक छोटा सा अंतर आगे जाकर भारतीय सियासत का रिवाज बन गया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिलीप कुमार हो या बलराज साहनी, चुनावों में फिल्मी सितारों का सबसे पहले इस्तेमाल लोकतंत्र के रक्षक चाचा नेहरू ने किया था। खैर, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। नेहरू के साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करके मेनन को तो उन्होंने चुनाव जितवा दिया, लेकिन इसके साथ ही 1962 के युद्ध में भारत की हार की तकदीर भी नेहरू ने लिख दी। जितना दिमाग नेहरू ने मेनन को जितवाने में लगाया था, काश उसका आधा भी अपनी चाइना पॉलिसी में लगा लिया होता, तो आज हमारी सरहदों पर चीनी के सैनिक खून की होली नहीं खेल रहे होते। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1962 के युद्ध की हार के बाद भी नेहरू का मेनन के लिए प्यार कम नहीं हुआ। हार के बाद भी नेहरू मेनन को बचाने की कोशिश करते रहे। यहां तक कि इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल PN थापर को भी बलि का बकरा बना दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये मानना है देश के प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर का। नेहरू के अंधभक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि कुलदीप नैयर बेहद सेकुलर और लिबरल माने जाते हैं। वे नेहरू को अपना हीरो मानते थे और अपनी इस हीरो के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा एक जिंदगी काफी नहीं के पेज नंबर 150 पर लिखा है कि जब बोमडीला की चौकियां भी हाथ से निकल गईं तो जनरल थापर नेहरू से मिलने गए। उन्होंने भारतीय सेना की महान मर्यादा का पालन करते हुए नेहरू के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश की। उस वक्त नेहरू के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट आई। उन्होंने गर्मजोशी से जनरल थापर का हाथ थामा और कहा कि थैंक यू, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगली सुबह वे नेहरू से मिलने फिर पहुंचे तो नेहरू ने कहा कि जनरल, तुम्हें याद है ना कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे तुम्हारा इस्तीफा राइटिंग में चाहिए। जनरल थापर ने अपना लिखित इस्तीफा नेहरू को सौंप दिया। कुलदीप नैयर आगे लिखते हैं कि मैंने नेहरू को लोकसभा में जनरल थापर का इस्तीफा लहराते हुए देखा। इससे नेहरू पर भड़के हुए सांसदों का गुस्सा शांत करने में थोड़ी मदद मिली। नेहरू का ख्याल था कि जनरल थापर के इस्तीफे के बाद रक्षा मंत्री मेनन का निशाना बनने से वो बच जाएंगे। कुछ हद तक यही हुआ। नेहरू ने मेनन को रक्षा मंत्रालय से रक्षा उत्पादन मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया। नेहरू और मेनन की ये दोस्ती, ये रिश्ता हर किसी के समझ से परे था। यहां तक कि कांग्रेस के पढ़े लिखे नेता भी इसे आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं।
मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे और गांधी परिवार के बेहद खास नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में नेहरू की चाइना पॉलिसी को बिना किसी विचार की नीति यानी विचारहीन नीति बताया है। वहीं कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हाल ही में मेनन पर एक 725 पन्नों की किताब लिखी है जिसका नाम है ए चेकर्ड ब्रिलियंस। इस किताब के मुताबिक जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने शादी का फैसला किया तो नेहरू ने मेनन को एक व्यक्तिगत पत्र में अपनी मानसिक स्थिति और मानसिक दुविधाओं का वर्णन किया। वहीं जयराम रमेश इस किताब में लिखते हैं कि जब मेनन डिप्रेशन में चले जाते थे तो वो नेहरू को पत्र लिखते थे जिसमें वो नेहरू से शिकायत करते थे कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार तो वो नेहरू को खुदकुशी करने की भी धमकी देते थे। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि नेहरू और मेनन के बीच एक बेहद करीबी रिश्ता था। लेकिन जयराम रमेश ने जो सबसे चौंकाने वाली बात इस किताब में लिखी है वो ये है कि नेहरू और मेनन की दोस्ती से इंदिरा गांधी तक हैरान परेशान हो गई थी। यहां तक कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राधा कृष्णन से यह गुहार लगाई थी कि वो उनके पिता यानी जवाहरलाल नेहरू को मेनन से बचा ले। नेहरू भक्त, नेहरूवादी, नेहरू के चमचों और नेहरू के गुलामों को यह सब जानकर झटका लगेगा, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी किताब ए चेकर्ड ब्रिलियंस में लिखा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रपति राधाकृष्णन के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पिता को कृष्णा मेनन से बचाइए। वो मेनन का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो पिछले 7 दिनों से उनका इस्तीफा अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। जयराम रमेश आगे लिखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की अनुशंसा या सिफारिश पर ही राष्ट्रपति किसी मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हैं, लेकिन इतिहास में यह पहला मौका था जब राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री को उसके मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कहा था। सोचिए, जो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट था, जिसके कई महिलाओं से संबंध थे, जो सेक्स मनोरोगी था, जिस पागल को बिजली के शॉक दिए जाते थे, जिस पर भारत का पहला घोटाला करने का आरोप था, जो लंदन में सोवियत संघ के लिए जासूसी करके भारत को नीचा दिखा रहा था, जो यूनाइटेड नेशन में वामपंथी देशों के लिए लॉबिंग यानी दलाली करता था, जिसने भारतीय सेना में भेदभाव और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, जिसने इंडियन आर्मी को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से भारत चीन का युद्ध हार गया और जिसकी वजह से आज भी चीन की सेना सरहदों पर खून बहाती है, वो वीके कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू का जिगरी दोस्त, परम प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड क्यों था? इस पर इस देश में रिसर्च होना चाहिए। साथ ही यह भी सवाल उठाना चाहिए कि दिल्ली के लुटियंस इलाके में इस इंसान के नाम पर एक सड़क का नाम क्यों है। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह, रामचंद्र गुहा, नटवर सिंह, जयराम रमेश और M.O. मथाई की किताबों की मदद ली है और ये सारे लोग सेक्युलर, लिबरल और नेहरूवादी कहे जा सकते हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।